अध्याय 1421 तीर्थयात्रा की कहानियां। अन्य तीर्थयात्रियों ने उन सभी स्थानों के बारे में छोटी छोटी कहानियां सुनाई जहां वे अब तक गए थे, और काल को पता चला कि वे 3 महीने से यात्रा पर थे तथा ग्रीष्म ऋतु के बाद शरद ऋतु में पवित्र स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। ज्यादातर ड्रैगन द्वीपों पर बर्फबारी वगैरह के कारण असली सर्दी नहीं पड़ती थी, लेकिन जल्द ही रात में ठंड बढ़ने लगती थी, कम से कम इतनी कि उन्हें आश्रय की कमी खलने लगती थी। काल ने गौर किया कि उन्होंने ज्यादा जगह नहीं बनाई थी, उनके पास उसे अपने साथ ले जाने की ताकत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कुछ तंबू जरूर लगाए, जिनके नीचे वे सब दुबक गए, क्योंकि रात भर बारिश का खतरा मंडरा रहा था। अपनी परिस्थितियों में वे सर्दी जुकाम नहीं झेल सकते थे, इसलिए जो थोड़ी बहुत लकड़ी उपलब्ध थी उससे एक दूसरे को गर्म रखने की पूरी कोशिश की। वे एक खुले घास के मैदान में थे, आसपास केवल पेड़ ही छोटे और बौने थे, इसलिए सूखी लकड़ी ढूंढना एक समस्या थी, यहां तक कि रात का खाना पकाने के लिए भी। लेकिन जब सभी लोग सोने लगे तो काल ने काम शुरू कर दिया और उन्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ चीजों की जरूरत थी। एक हल्का फुल्का आग का स्रोत जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सके, बशर्ते उनके पास थोड़ा बहुत जादू हो। सामान्य श्रेणी की आग में ज्यादा समय नहीं लगता था और उससे फलियां भी अच्छी तरह पक जाती थीं। फिर उपचार। उसने शाम के लिए शिविर के चारों ओर उपचारात्मक टोटेम स्थापित किए, और जब बूढ़ा पादरी कुछ कहने वाला था तो उसे चुप करा दिया। काल कैसे उपचारात्मक जादू का इस्तेमाल कर सकता है, इस पर हंगामा करने से बेहतर था कि सबको सोने दिया जाए और किसी चमत्कार के साथ जागने दिया जाए, विशेषकर रात के इस समय जब सभी लोग थके हुए थे। काल की चेतावनी के बाद बूढ़ा आदमी अपने कंबल में दुबक गया और रात को सो गया, काल और कारा पर भरोसा करते हुए कि वे उनका ध्यान रखेंगे। ये 10 में से 9 बार गलती साबित हो सकती है, लेकिन यह आखिरी बार था जब सब इतने कमजोर थे कि उनके साथ मजाक करना भी संतोषजनक नहीं था। इसलिए कारा खुले घास के मैदानों में किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जिससे खेलने में मजा आए। दुर्भाग्यवश उसकी उपस्थिति राक्षसों को डरा रही थी, और यहाँ कोई भी इतना साहसी नहीं था कि कैओस बेजर के 5 किलोमीटर के भीतर आ सके। अपनी ही प्रतिभा के आगे नाकाम, जादुई रूप से कहें तो ये था। खुशकिस्मती से उसके लिए मनोरंजन का कोई न कोई जरिया मौजूद था। उसे बस सबके जागने का इंतजार करना था और उन्हें एहसास होना था कि पूरी रात एक मिथिक रैंक हीलिंग टोटेम सक्रिय रहा था। काल ने भोर से पहले ही उन्हें विदा कर दिया था ताकि कोई भी यह साबित न कर सके कि उसने कुछ किया है, सिवाय उस बूढ़े पादरी के। लेकिन उसे उनके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए था जब वे एक ऐसे पवित्र अवशेष के पास थे जिसे उनके अद्भुत परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। सबसे पहले जागने वालों को ज्यादा कुछ पता नहीं चला, सिवाय इसके कि उन्हें बरसों बाद सबसे अच्छी नींद आई। जमीन सख्त थी, लेकिन घास की वजह से उस पर सोना काफी आरामदायक था, और बारिश भी नहीं हुई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद तीर्थयात्रियों को यह एहसास होने लगा कि चीजें निश्चित रूप से गड़बड़ थीं। कल तक जो जवान मां अपने गालों को पिचकाए हुए और मौत के कगार पर थी, अचानक स्वस्थ होकर चमक उठी। बीमार बच्चे को बिल्कुल भी खांसी नहीं आ रही थी, और जब पट्टियां बदली गईं तो छालों वाले पैरों में चोट के कोई निशान नहीं दिखे। तभी एक हथियारबंद युवक उठा और उसने अपने चेहरे पर जमी नींद और धूल को पोंछने के लिए उसे रगड़ा, एक ऐसे हाथ से जो उसने कल रात नहीं किया था। चीख सुनकर सब उसकी तरफ मुड़े, लेकिन वह तो बस बेतहाशा हाथ हिला रहा था और चिल्ला रहा था। फिर बाकी सबको समझ आया, वह हाथ हिला रहा था, बहुवचन। उसका हाथ वापस उगाया। भगवान की जय हो, इस पवित्र स्थल में सचमुच कोई दिव्य जादू बाकी है। एक युवा मां हांफने लगी, फिर दौड़कर आई और अपने बच्चे को धीरे से पुराने मंदिर की सीढ़ियों के पत्थरों पर रख दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बूढ़े पादरी ने कहना शुरू किया। कोई बात नहीं, ये मंदिर की सीढ़ियां थीं। अगर किसी बच्चे को आराम देने के लिए कोई सही जगह है तो वो यही है, काल ने जवाब दिया। ठीक है, जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो मुझे सहमत होना होगा। ज्यादातर मंदिरों में प्रवेश द्वार पर या उसके पास पालने होते थे, और जब माता पिता अंदर प्रार्थना करने जाते थे तब पादरी शिशुओं की देखभाल करते थे। अनाथ बच्चों को चर्च में पहुंचाने का भी यही प्रचलित तरीका था। आपने उन्हें पालने में रखा, प्रार्थना करने के लिए अंदर गए, और फिर जब आप बाहर निकले तो उन्हें नहीं लिया। क्या प्रार्थना उस कारण के लिए पर्याप्त थी जिस कारण से आपने चर्च के लिए एक शिशु को छोड़ दिया था? यह आपके और आपके द्वारा चुने गए देवता के बीच का मामला है, लेकिन चर्च आपकी ओर नहीं मुड़ेगा। उन्हें दूर करो। बूढ़ा पादरी पूरी कोशिश कर रहा था कि कुछ न कहे कि इसकी वजह काल है, पवित्र अवशेष नहीं। लेकिन चूंकि वह यहाँ जांच करने आया था तो शायद वे कह सके कि यह ईश्वरीय कृपा थी।
पवित्र अवशेष उनके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आया था जो एक रात के विश्राम से उनके दुखों का निवारण कर सकता था। और काल ने सचमुच उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी थी। उसने उनके लिए हफ्तों तक चलने लायक खाना बनाया था, उनकी सारी बीमारियां, पुरानी चोटें और यहां तक कि उनके खोए हुए अंग भी ठीक कर दिए थे। अगर वह उन्हें कपड़े बांटने लगे और उनके लिए घर बनाने लगे तो उस बूढ़े को शक होने लगेगा कि देवता उसे धोखा दे रहे हैं। क्यों न मैं एक गाड़ी बनाऊं और फिर हर कोई उस पर अपना बोझ रख सके और बारी बारी से उसे खींच सके। काल ने सुझाव दिया। गाड़ी बनाऊं? किस चीज से? एक आदमी ने आसपास की घास को देखते हुए पूछा। उन्हें जादू, बिल्कुल, मेरे पास उस तरह की शक्ति है। हर कोई अपने मनोनीत नेता मौलवी की ओर मुड़ा, ये देखने के लिए कि क्या वह था। उनके मिशन को देखते हुए यह उचित था। उन्होंने तीर्थयात्रा के दौरान सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहने की कसम खाई थी, लेकिन भोजन और बीमारों को ले जाने के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था करना ज्यादा नियमों का उल्लंघन नहीं था। आगे बढ़ो, जब तक हम इसे स्वयं खींच रहे हैं और दूसरों या किसी जानवर पर बोझ नहीं डाल रहे हैं, तब तक ये ठीक है। कैरा ने खुशी मनाई और एक छोटी लड़की, जिसका पहले एक पैर मुड़ा हुआ था, बेकार थी, जन्म से ही खिलखिलाकर हंसा। कैओस बेजर का विचार, जो एक छोटे कुत्ते के आकार का था, खींचने की कोशिश कर रहा था। एक वैगन प्रफुल्लित था। अध्याय 1422 उनका मार्ग प्रशस्त करें। काल ने उनके लिए खाना पकाने हेतु आग जलाई और दलिया के एक बर्तन ने उनके दिन की अच्छी शुरुआत की। अगले स्थान तक पहुंचने के लिए उन्हें ज्यादा दूरी तय नहीं करनी थी। काल के अनुमान के अनुसार 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, लेकिन इस समूह के साथ इसमें पूरा दिन लग जाता, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा नहीं। यहीं पर काल ने मन प्रवाह में गड़बड़ी को महसूस किया था और वह आशा कर रहा था कि इससे उसे सिस्टम स्टोन्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जिन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए उसे यहां भेजा गया था। लेकिन पहले उसे उनके लिए गाड़ी बनानी पड़ी। कोई आकर्षक चीज नहीं, क्योंकि कोई इंसान उसे खींच रहा होगा, बल्कि एक खुली पीठ वाली चपटी गाड़ी जिसमें आराम से सामान अंदर बाहर किया जा सके। बैलगाड़ी तो इसका आम नाम होगा, लेकिन काल ने इस पूरे महाद्वीप में ऐसा कोई बैल नहीं देखा था जो इस समूह को कुचलकर चूर चूर न कर दे। शायद इस समय वहां कमजोर जानवर भी रहे होंगे, लेकिन जैसा कि उसे याद था, अधिकांश भूमि राक्षसों के हाथों खो गई थी या पुनरुत्थान के बीच ड्रैगन द्वारा ले ली गई थी, क्योंकि केवल उनके पास ही इसे नियंत्रित करने की शक्ति थी। ड्रैगन परिवार के सबसे कमजोर सदस्य और अन्य मानव प्रजातियां लगभग नष्ट हो चुकी थीं। काल ने अर्थ मैनिपुलेशन से एक हल्की गाड़ी बनाई जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन इतनी हल्की कि 2 आम इंसान उसे जमीन से पूरी तरह उठा सके। इस तरह अगर बाद में वह कीचड़ में फंस जाए तो वे उसे उतारकर ऊंची जमीन पर ले जा सकते थे। तीर्थयात्रियों ने खुशी खुशी अपनी सामग्री, भोजन और तंबू गाड़ी पर लाद लिए, जो अभी भी अधिकतर खाली दिख रही थी। काल ने उन्हें और अधिक भोजन देने पर विचार किया, लेकिन यदि वो स्थान मिलने के बाद कुछ दिनों तक वहीं रुकता, तो जब पहला बैच कम होने लगता तो उसके पास एक मौका होता। वे अनिवार्य रूप से राशन को सूप में बदलना शुरू कर देते और फिर शोरबे के करीब कुछ बना देते। ये खाद्यान्न की कमी का मूल कारण था, लेकिन अगर वह वैगन को लोड करने के बाद वे कुछ समय तक घबराए नहीं, जब तक वो चला नहीं गया। बड़े साहब, आपको साइकिल चलानी चाहिए। ये लंबी यात्रा आपके लिए आसान नहीं रही, उनमें से एक आदमी ने पादरी को सुझाव दिया। बूढ़े ने बस सिर हिलाया। मुझे बरसों से इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। आज मैं पैदल चलूंगा और अगर बाद में साइकिल चलानी पड़ी तो सोचूंगा, सबका सामान धोना पहले ही बोझ बन गया है और तुम्हें महीनों से सिर्फ 2 बार ही ठीक से खाना मिला है। दोनों ही घटनाएं पिछले 12 घंटों में घटित हुई, लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा। आदमी ने सिर हिलाया और गाड़ी के एक हाथ पर अपनी जगह बना ली। उसने अपनी कलाई में कपड़े का एक टुकड़ा लपेटकर उसे गाड़ी से बांध दिया, ताकि उसे पकड़ की ताकत पर निर्भर न रहना पड़े, और दूसरी तरफ एक और आदमी ने भी यही किया। इससे सुबह की धूप में चलते समय वैगन आसानी से चलने लगा और अन्य लोग बारी बारी से वैगन के साथ साथ चलने लगे तथा रेलिंग या पीछे से धक्का देते रहे। कारा, आगे बढ़ो और हमारे लिए मंजिल ढूंढो। अगर वह अच्छी हो तो मैं रात होने से पहले बताना चाहता हूँ, काल ने निर्देश दिया। समझ गया, मुझे 10 मिनट दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इसमें कुछ अच्छा लग रहा है, हिंसा और जादू जैसा। यह ऐसी गंध नहीं थी जिसे वो आसानी से पहचान सके, लेकिन काल ने उसके निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। दूर उड़ती हुई कैरा को देखकर तीर्थयात्री चौंक गए, लेकिन काल ने बस कंधे उचका दिए और उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। उसे अपने पंख फैलाने और थोड़ा व्यायाम करने की जरूरत है, वो बहुत ऊर्जावान है।
लेकिन जब वो ऊब जाएगी या भूखी होगी तो वह वापस आ जाएगी, उन्होंने समझाया। तीर्थयात्रियों को कैओस बेजर के जीव विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि यह भी नहीं पता था कि कैरा असल में किस प्रजाति की थी। लेकिन उनके पास काल की बात पर सवाल उठाने का कोई कारण भी नहीं था, और उनमें से ज्यादातर पालतू जानवरों, बिल्लियों और कुत्तों के बीच पले बड़े थे। वे अक्सर अति उत्तेजित हो जाते थे और उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने की जरूरत होती थी, इसलिए यह बात समझ में आती थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कैरा की अतिरिक्त ऊर्जा को जलाने की तकनीक उसके स्थान पर सो रही थी और बार बार अराजक दूरदर्शिता को सक्रिय कर रही थी, ये देखने के लिए कि वो क्या खोज सकती है। वे बस रास्ते पर चलते रहे और बीच बीच में प्रार्थना करने के लिए रुकते रहे। ओह, मुझे एक मसालेदार पोर्टल मिल गया। मुझे लगता है कि यह अच्छा हो सकता है, लेकिन ये कोई कालकोठरी नहीं है। शायद ट्रायल इंस्टेंस। शायद यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश है। कैरा ने विसंगति के स्रोत तक पहुंचने पर घोषणा की। क्या इस क्षेत्र में कोई और भी है? काल ने पूछा। हाँ, बहुत सारे लोग। यहाँ ओर्क्स भी है, जायंट्स भी है और एक गुस्सैल ब्लू ड्रैगन भी। तो फिर यही सही जगह होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे वहां पहले नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्हें जायंट्स के साथ उस जगह तक पहुंचने के अपने अधिकार को लेकर बहस करनी थी। अगर वे सिर्फ ओर्क्स से ही भिड़ जाते तो भी कोई बात नहीं, उनसे बातचीत की जा सकती थी। बस उन्हें एक चुनौती बनानी होती और वे तुरंत मान जाते कि जो इसे सबसे अच्छे से कर सकता है वही इसका हकदार है। कितने समझदार लोग हैं। असली बात यह थी कि ये तीर्थयात्री तब तक उसकी बात पर यकीन नहीं करने वाले थे कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है जब तक कि वे इसे अपनी आंखों से न देख ले। 20 किलोमीटर दूर किसी कैओस बेजर की बात दिमाग में आने से काम नहीं चलने वाला था। वे चलते रहे और काल कैरा से अपडेट का इंतजार करता रहा। मुझे लगता है कि जायंट्स और ऑक्स इस जगह तक पहुंचने के अधिकार के लिए लड़ेंगे। यह अभी भी बंद है, वे अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें लगता है कि यह खुल रहा है जल्द ही। काल ने आह भरी। ठीक है, मैं चलता हूं। मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा आगे निकल जाऊंगा। बेजर ने कुछ परेशानी का पता लगा लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पवित्र स्थल तक का रास्ता साफ करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जाने से पहले, अगर मुझे देर हो गई और मैं फिर कभी तुम्हारे पास न पहुंच पाऊं, तो ये ले लो, काल ने घोषणा की। फिर उसने गाड़ी में सेम और चावल, दलिया और सूखे मेवों का एक थैला लाद दिया, जो उसके भोजन बनाने मंत्र की क्षमता के बराबर था। उसे इस पर काम करने की जरूरत थी। अध्याय 1423 चुपके से निकल जाना। इससे पहले कि तीर्थयात्री कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, काल भाग गया। उसने उन्हें कम से कम 1 महीने तक पेट भर खाना दिया था, और गाड़ी के साथ उन्हें अपनी यात्रा में उसे खींचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इससे उसका मन शांत हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वे इस लड़ाई से मुंह मोड़ सकते हैं, पवित्र स्थल को छोड़कर अगले स्थान पर जा सकते हैं, भले ही वो उनसे वापस न मिले। जब वो स्थान दृष्टि में आया तो कैरा ऊपर उड़ रहा था, दानवों पर पत्थर फेंक रहा था और लड़ाई भड़का रहा था, जबकि दोनों सेनाओं के नेता एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। उनके आगे से चुपके से निकल जाओ, इसमें थोड़ा समय लगेगा और ट्रायल रूम इतना खुला होना चाहिए कि हम अंदर जा सकें, कैरा ने उसे बताया। वो जो कर रही थी वो जायंट्स का ध्यान भटका रहा था, जो ट्रायल इंस्टेंस पोर्टल के सामने थे, और उन्हें ये देखने से रोक रहा था कि पोर्टल बदल गया है। एक बार ऐसा करते ही लड़ाई शुरू हो जाती और किसी के भी उस जगह में घुसने की संभावना खत्म हो जाती। इससे उनके लिए वह काम करना और भी मुश्किल हो जाता जिसके लिए उन्हें भेजा गया था, और उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता था कि यह सही जगह है भी या नहीं। अगर यह राजा का दफन स्थल नहीं होता तो वे बस एक मुकदमे में समय बर्बाद कर रहे होते। काल ने अपनी छिपने की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया। उसने लगभग अदृश्य अमूर्त शरीर के लिए नाइट हंटर और फिर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के लिए अदृश्यता को सक्रिय कर दिया, और फिर पूरे क्षेत्र पर एक भ्रामक क्षेत्र स्थापित कर दिया ताकि अगर हालात बिगड़ने लगे तो वह आसानी से छिप सके। दिग्गज विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए यदि उन्होंने सही समय पर प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए मंत्र का प्रयोग किया तो उन्हें लग सकता था कि प्रवेश द्वार बंद हो गया है। लेकिन वह समय अभी नहीं आया था। वे हर चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे और उनमें से कुछ ने अपने आसपास जादू की इमारत बनते हुए देख भी लिया था, हालांकि उन्होंने अभी तक इसका कारण नहीं जाना था। यदि पोर्टल अब गायब हो गया तो वे घुसपैठियों और छिपे हुए पोर्टल की तलाश में क्षेत्र की हर चीज पर हमला करेंगे। काल ने अपनी आभा को छिपाने की पूरी कोशिश की, इस उम्मीद में कि कोई भी यह नहीं देख पाएगा कि वह पोर्टल की ओर जा रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों को संदेह था कि दूसरा पक्ष उस जादू का कारण था जिसे वे महसूस कर सकते थे। सिस्टम के बिना ऑक्स व्यक्तिगत रूप से कमजोर थे,
लेकिन हिल जायंट्स उतने अधिक मजबूत नहीं थे और ऑक्स के पास बेहतर हथियार थे जो जादुई जानवरों की हड्डियों से बारीकी से तैयार किए गए थे, इसलिए वे अपेक्षाकृत आसानी से उच्च रैंक के शरीरों को काट सकते थे। यह एक स्वतः चलने वाला चक्र था। ऑर्क्स जादुई जानवरों और दानवों से अकेले ही जूझते थे, लेकिन उन्होंने एक को मार गिराया और हथियार बनाए। इससे उन्हें और भी जानवरों को मारने और हथियार बनाने का मौका मिला, और अब वे अपनी बुद्धि और युद्ध कौशल से शारीरिक रूप से श्रेष्ठ प्राणियों का सामना कर सकते थे। यह एक ऐसी संस्कृति थी जिसने उन्हें संपूर्ण मंदी के दौर से सुरक्षित निकाला तथा जिसे उन्होंने व्यवस्था के पुनरुत्थान के दौरान भी पवित्र माना। काल चुपचाप दोनों समूहों को पीछे छोड़ते हुए विसंगति द्वार में घुस गया ताकि देख सके कि अंदर क्या है। हालांकि उसे ये समझने के लिए ज्यादा खोजबीन की जरूरत नहीं पड़ी कि यही सही जगह है। एक तो वह जगह उसे एक छोटी सी दुनिया जैसी लग रही थी, किसी सिस्टम ट्रायल जैसी नहीं। दूसरी बात, उसे यहाँ सिस्टम की सक्रियता का एहसास हो रहा था। ऊर्जा का वह भरपूर मिश्रण जो उसके अपने कौशलों के सक्रिय होने जैसा लग रहा था। लेकिन उस जगह का अंदरूनी हिस्सा किसी भी तरह से कोई कब्रिस्तान नहीं था जिससे काल उसे पहचान सके। वहां न तो कोई वेदी थी और न ही तहखाना। महान राजा कैरामोन का कोई स्मारक नहीं था। इसके बजाय वहां एक साधारण पत्थर का ग्रीष्मकालीन घर था जो कलकल करते झरने के पास था, जो चट्टानों पर उछलता हुआ उस स्थान के चारों ओर घूमता था। काल मुस्कुराया जब उसने महसूस किया कि इस व्यवस्था ने वास्तव में छोटी सी धारा को एक महल के चारों ओर खाए जैसा बना दिया है, यदि आप 3 बेडरूम वाले पत्थर के घर को महल के रूप में गिन सकते हैं। शायद राजा का शरीर अंदर था। काल घास पर आगे बढ़ा और फिर रुक गया जब उसे अपने पैरों के नीचे शक्ति का एहसास हुआ। सिस्टम स्टोन यही थे। उन्हें बगीचे के अंदर गाड़ दिया गया था, रास्ते और झाड़ियों से ढक दिया गया था ताकि कोई भी अंदर आने पर उन्हें आसानी से न पा सके। अब सवाल ये था कि काल उन्हें कैसे हटाएगा। अगर वो जगह को नष्ट करना शुरू कर देता तो वह ढह जाती, फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता और पत्थर खुले में किसी के भी लिए खुलेआम हड़पने के लिए छोड़ दिए जाते। इससे मामला और भी पेचीदा हो जाता और लगभग तय था कि पत्थरों के समूह का कम से कम एक हिस्सा नष्ट हो जाएगा। इसके बजाय काल ने मंदिर के पत्थरों की जांच करनी शुरू कर दी, जैसा कि उसने पहले भी किया था। उस जांच से एक आश्चर्यजनक बात सामने आई। ये पत्थर दिव्य नहीं थे। संभवतः ये किसी अमर प्राणी द्वारा बनाए गए थे जिन्हें असली सिस्टम स्टोन्स की प्रतिकृति के रूप में गढ़ा गया था। जैसे जैसे उसने इन पत्थरों की जांच की और यह भी कि ये ग्रह की गहराई में छिपी शक्ति से कैसे जुड़े हैं, मन संचालन के मूल नियम के प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगी। उन्हें इतनी गहराई से जोड़ना जादू की एक अद्भुत तरकीब थी, लेकिन काल को एहसास हुआ कि उन्हें क्रियाशील बनाने का यही एकमात्र तरीका था। सिस्टम उनकी दुनिया का एक अभिन्न अंग था। आप सिस्टम स्टोन बनाने के लिए उसके एक हिस्से को अलग करके उसके साथ एक पूरा सिस्टम बनाए बिना नहीं रह सकते थे। रून्स को पढ़ना तो मुद्दे का केवल सतही स्तर था। वास्तविक कठिनाई तब आई जब आपको ये समझने की जरूरत थी कि सिस्टम स्टोन्स ग्रह से किस प्रकार जुड़े हुए हैं ताकि विश्व ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई शक्तियों को सक्रिय किया जा सके और उनका उपयोग करने वाले को एक वर्ग प्रदान किया जा सके। लेकिन उस रहस्योद्घाटन के साथ एक और कहीं अधिक गहन रहस्योद्घाटन हुआ। सिस्टम को सक्रिय करने के लिए उसे सिस्टम स्टोन्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब तक व्यक्ति में आत्मीयता थी, वह ग्रह की सुप्त शक्ति का उपयोग करके जब चाहे सक्रियण कर सकता था। वह अपने लिए कक्षा परिवर्तन मेनू भी तैयार कर सकता था, और उसने ऐसा किया। उसके पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। बीस्ट मास्टर चैंपियन ही उसके स्तर पर एकमात्र उपलब्ध विकल्प था, लेकिन वह अपने पास मौजूद सभी विकल्पों को देख सकता था। अतीत में इसे अस्वीकार कर दिया गया था और यह कुछ नया था। इससे उन्हें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि वे किस ओर ले जाएंगे, और यह भी कि क्या उसने सही रास्ता चुना था। काल ने सोचा कि उसके पास था। बाकी ज्यादातर लोग बीस्ट मास्टर के रास्ते से भटक गए और उनमें से किसी को भी अवतार स्तर की क्षमता हासिल नहीं हुई, कम से कम उनके मूल कौशल में तो नहीं। क्या तुमने वहां खिलवाड़ करना बंद कर दिया है? ऑर्क्स ज्यादा देर तक चीजों को नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। अध्याय 1424 खजाना मिला। मैं यहां जल्द ही खत्म करूंगा। मुझे पत्थर तो मिल गए हैं, लेकिन मेरे पास इंस्टेंस तोड़े बिना उन्हें हिलाने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। काल ने चेतावनी दी। ठीक है, मैं समय ले लूंगा। तुम्हारे पास लगभग 10 है। कैरा मान गई। काल ने पत्थरों को घूरा, फिर उसे एहसास हुआ कि उन्हें हटाने के लिए उसे बगीचे को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसे बस पृथ्वी हेरफेर का इस्तेमाल करके उन्हें बदलना था और असली पत्थरों को मिट्टी से बाहर निकालना था।
तब वहां एक पुनर्तः अक्षुवण उद्यान होगा, जिसके नीचे पत्थर तो होंगे, लेकिन ग्रह से उनका कोई संबंध नहीं होगा जो उन्हें कार्य करने की अनुमति देगा। यदि वो सही ढंग से काम करता तो उनके पास रन भी होते, इसलिए जो भी यहाँ खुदाई करने आता, उसे विश्वास हो जाता कि उसने सही काम किया है। 4-3-2 कैरा ने बताया। अरे यार, उसका मतलब सेकंड से था, मिनट से नहीं। जैसे ही काल पत्थरों को बदलने के लिए दौड़ा, प्रवेश द्वार से एक धमाका हुआ जिससे वह लगभग गिर पड़ा। समय की कमी को देखते हुए यह शायद एकदम सही न रहा हो, लेकिन पिछली बार उसने रूल्स याद कर लिए थे और अब उसे समझ आ गया था कि वे असल में कैसे काम करते हैं। हालांकि जब उसने उन्हें एक स्थान पर रखने की कोशिश की तो उसे पता चला कि यह बिल्कुल असंभव था। पत्थर और उसके पशु स्थान दोनों ही ग्रह की शक्ति से जुड़े थे और किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता था। इसके बजाय उसने उन्हें एक थैले में डाल लिया और बाहर निकलकर आकाश की ओर लक्ष्य साधते हुए छलांग लगा दी, इस धुंधली सी आशा के साथ कि वो अगले हमले से बच जाएगा। ओर्क्स लड़ाकू दलों में बट गए थे और अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दैत्यों से 10-10 की टक्कर ले रहे थे। काल ने गौर किया कि वे कामयाब नहीं हुए, लेकिन वे कोशिश कर रहे थे। औसत दानव सम्राट रैंक पर होता है और औसत ओर्क कमांडर होता है, दोनों रैंक में अंतर होता है और उनके सबसे अच्छे हथियार भी इसकी भरपाई नहीं कर सकते। ऑक्स इस लड़ाई को हारने वाले थे जब तक कि काल या कारा ने हस्तक्षेप नहीं किया। केवल काल को मिस्टी की समय विस्थापन क्षमता का कोहरा पहले से ही महसूस हो रहा था और वह एक ऑर्किश स्काउट को दूर भागते हुए देख सकता था, संभवतः युद्ध के लिए सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए। ये पूरा कबीला नहीं था, बस एक शिकार दल था जिसने अपनी पूरी प्रजाति का महान लक्ष्य पा लिया था। उसे पा तो लिया, लेकिन काल ने उसे उनकी नाक के नीचे से चुरा लिया, इससे पहले कि वे उसकी खोज की पुष्टि कर पाते। कुछ ही क्षणों बाद काल एक मंद रोशनी वाले कमरे में खड़ा था, जिसका फर्श रेशमी तकियों से ढका हुआ था, जिनकी छाया बहुत ही असंभव थी, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया कि वे कैओस प्लेन के तकिए हैं। क्या ये साइहोसासा है? उसने मिस्टी से पूछा, जो उसके बगल में खड़ी थी, जबकि कैरा तकियों पर लौट रही थी। पहला अनुमान सही है। हाँ, ये सर्वोच्च महिला का भव्य महल है। मुझे पता होना चाहिए था कि आप तकिए देख सकते हैं। मिस्टी ने सहमति जताई। काल ने सिर हिलाया। मुझे अराजकता, व्यवस्था, दिव्यता, अग्नि और मन संचालन के मूलभूत नियमों में गहरी रुचि है। लेकिन मन संचालन अब तक का सबसे उन्नत नियम है। वास्तव में अब इसे वास्तविक समझ के करीब पहुंचना चाहिए। यदि मुझे इन पत्थरों का अध्ययन करने के लिए थोड़ा और समय मिलता तो ये बहुत अच्छा होता। मिस्टी मुस्कुराई। ठीक है, अब तुम ऐसा कर सकते हो। अभी कोई उन्हें यहाँ नहीं ढूंढ रहा होगा। अगले मिशन पर जाने से पहले थोड़ा आराम करो। यह एक महत्वपूर्ण मिशन है और तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाना होगा। ओह! टाइम ड्रैगन खुशी से झूम उठा, मानो उत्साह में नाच रहा हो। अगली मुलाकात खुद से ही होगी। तुम इसके लिए बिल्कुल सही शक्ति स्तर पर हो। असली सवाल यह है कि जब मैं इन पत्थरों की जांच पूरी कर लूंगा तो इनका क्या करूंगा? मैं इन्हें हर जगह अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसने पूछा। कोई बात नहीं, वे यहीं के हैं, लेकिन गोल्डन ड्रैगन नेशन में वापस आने के बाद आप पर उनका असर इतना रहेगा कि आप काम शुरू कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा समय है, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। तो उसे पता था कि क्या होने वाला है, भले ही वह खुद इसमें शामिल हो। लेकिन उसने अभी तक असल में ऐसा नहीं किया था। ये बहुत ही उलझन भरा रहा होगा। उसी क्षण कमरे के दूर वाले छोर का दरवाजा खुला और सुप्रीम लेडी मटिल्डा अंदर आई। या शायद उन्हें लीजेंडरी लेडी मटिल्डा कहना चाहिए, क्योंकि यह उनके आगे बढ़ने के बाद की बात थी। युवा काल, तुम्हें फिर से नश्वर रूप में देखना कितना अजीब है। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम्हारे नजरिए से यह पहली बार है? उसने पूछा। काल हंसा। सच में ऐसा ही है, हर बार तुम मेरे पास आए हो, उस समय रेखा से जो मुझे अब तक पता है। अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ नया बताने के लिए स्वतंत्र हो। कैओस ड्रैगन हंसा, मानो ये सबका सबसे बड़ा स्पॉइलर नहीं है। दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो जानते हो कि सिस्टम स्टोन कहाँ है। खैर, कम से कम उन दिनों तो जब ये दोनों कालातीत ड्रैगन आसपास नहीं होते। ओर्क्स इस बात पर बहुत गुस्सा होंगे। वे सदियों से ढूंढ रहे हैं और पत्थर तो वहां मिले ही नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें समय के साथ आगे बढ़ा दिया था। काल ने मजाक किया। जायंट्स को इन्हें तोड़ने देने से तो बेहतर है, भले ही ये रेप्लिका सेट ही क्यों न हो। हालांकि ये काफी अच्छे बने हैं। क्या ये कैरामोन के हैं? काल ने सिर हिलाया और कैस ड्रैगन उन्हें देखते हुए खुशी से गुनगुनाया। बुरा नहीं, मैं समझ गया कि उसमें क्या कमी थी।
लेकिन मुझे लगता है कि अब उसे बताने में बहुत देर हो चुकी है। काल ने भौहें चढ़ाईं और कैश ड्रैगन ने उसे आंख मारी। ओह, वो कमीना मरा नहीं है। उसने बस दिखावा किया और अमर लोक चला गया, इसलिए मैं उसे अब और काम पर नहीं भेज सकता। सबको लगा कि वो मिथक के शिखर पर अटका हुआ है, लेकिन जाने से लगभग 1 सदी पहले ही वो शिखर पर पहुंच गया था। काल ने निराशा में अपना सिर हिलाया। तुमने उस बेचारे के साथ क्या किया कि वो तुम्हारे काम से बचने के लिए अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर धरती छोड़कर चला गया? यही बात है, मैंने उससे कोई बड़ी बात भी नहीं पूछी। मैंने तुम्हें उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मिशनों पर भेजा है, जितना मैंने उसे करने के लिए कहा था। लेकिन उसका गुस्सा हमेशा बहुत बुरा रहता था। वो बस अपने देश की एकता के बारे में बात करना चाहता था, या फिर बड़े स्तनों वाली गोद लड़कियां न ढूंढ पाने का रोना रोना चाहता था। उसके जीवन की पिछली 2 शताब्दियों में तो वे फैशन में भी नहीं थी। अध्याय 1425 पत्थर कहाँ रखे? काल ने कैओस ड्रैगन के चेहरे पर हंसी, फिर सिस्टम स्टोन से भरा बैग फर्श पर रख दिया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन्हें कहीं व्यवस्थित कर दूं? उसने पूछा। नहीं, मेरे पास एक बेहतर विचार है। मैं एक पहेली बनाने जा रही हूं, और जो भी पत्थरों का इस्तेमाल करना चाहेगा, उसे उन्हें खुद ही व्यवस्थित करना होगा। ये बहुत ही शानदार होगा, मटिल्डा ने जोर देकर कहा। वह बुरा था। पूरी संरचना में 99 पत्थर थे तथा आंतरिक वलय को छोड़कर सभी पत्थर एक समान आकार के थे तथा सभी 6 और रन बने हुए थे। इसलिए प्रत्येक पत्थर के लिए 2 उपयुक्त दिशाएं थीं तथा भीतरी 9 पत्थरों को छोड़कर शेष सभी के लिए 90 स्थितियां थीं। भाग्य पर निर्भर रहते हुए उन सभी को उचित स्थान पर स्थापित करने में सदियां लग जाती। यहां तक कि उन्हें स्थापित करने में भी काल को घंटों लग जाते थे, और वह पहले से ही जानता था कि सरनी कैसी दिखनी चाहिए और यह कैसे काम करती है। लेकिन मिस्टी ने कहा था कि वह बाहर जाने से पहले पढ़ाई के लिए समय निकाल सकता है। ठीक है, तुम पहेली बनाओ और मैं पत्थरों का तब तक अध्ययन करूंगा जब तक मैं मनहेरफेर के बारे में वह बात नहीं समझ लेता जो मैं अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं। मैं इसके बहुत करीब हूं, मैं इससे महसूस कर सकता हूं। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। जितना भी जरूरी हो ले जाओ। कोई भी मेरे सामान से छेड़छाड़ नहीं करता, खासकर जब मैं घर पर हूं। यह ज्यादा जरूरी है कि तुम समझ जाओ, बजाय इसके कि मैं आने वाली पीढ़ियों के साथ छेड़छाड़ करने की योजना शुरू कर दूं। अमरता का एक आनंद यही है। आपको एक अच्छी तरह से बनाई गई योजना को फलते फूलते देखने का मौका मिलता है, चाहे उसे सही करने में कितनी भी बार लगे। मटिल्डा ने सहमति जताई। काल असंभव बैंगनी तकियों में से एक पर बैठ गया और सिस्टम स्टोन्स के बैग पर ध्यान केंद्रित किया, मानसिक रूप से उन्हें नए स्थानों पर पुनर्व्यवस्थित किया और अनुमान लगाया कि अगर उन्हें गलत तरीके से रखा गया तो क्या होगा। मन का प्रवाह, रूनों और उद्देश्य के बीच का विरोधाभास। जितना ज्यादा उन्होंने इसका अध्ययन किया, उतना ही उन्हें समझ आया कि मन कैसे काम करता है और बुनियादी नियमों को तोड़े बिना इसे कैसे बदला जा सकता है। फिर जैसे जैसे उन्होंने प्रयोग किया, उन्हें समझ में आने लगा कि अन्य नियमों का उपयोग मूलभूत नियमों में से एक को तोड़ने के लिए किया जा सकता है, तथा वास्तविकता को उस तरीके से विकृत करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि उसका इरादा नहीं था। कैरा के घाव के साथ भी यही हुआ था। व्यवस्था की दिव्य शक्ति, जो उस मूलभूत नियम से भी अधिक शक्तिशाली थी जिससे वह विकसित हुई थी, उसने अपने उद्देश्य को बदलने के सभी प्रयासों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। हालांकि काल ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन वह उसी चीज का एक छोटा सा अंश ही कर सकता था। वह मूलभूत नियमों का इस्तेमाल करके एक स्थायी शर्त तय कर सकता था, बशर्ते कि समान समझ वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसे नकारने के लिए कोई दूसरा नियम इस्तेमाल न किया जाए। सिस्टम स्टोन्स इसी तरह मंत्रमुग्ध थे। राजा कैरामोन, जिन्हें नियमों में से एक की पूरी समझ थी, ने इसे जादू पर आरोपित करके लगभग अविनाशी पत्थरों का एक ऐसा समूह बनाया था जिसका इच्छित उद्देश्य उनके नियम से कमजोर लोगों द्वारा विकृत नहीं किया जा सकता था। ये पत्थर तब बनाए गए थे जब वह अमर था, इसलिए इस दुनिया में बहुत कम लोग थे जो पत्थर के जादू को चुनौती देने की उम्मीद कर सकते थे। यही कारण था कि जायंट स्वयं ही पत्थरों को नष्ट करने पर अड़े हुए थे। जबकि काल सिस्टम स्टोन्स के महान सत्यों पर ध्यान कर रहे थे, मिस्टी और कैरा ने गो बोर्ड को फिर से स्थापित किया और एक नया खेल शुरू किया जिसमें मटिल्डा उनके निष्पक्ष पर्यवेक्षक के रूप में थी, जिसे उन्हें धोखा देने से रोकने का काम सौंपा गया था। ऐसा नहीं है कि यह उन्हें प्रयास करने से रोकेगा, लेकिन धोखाधड़ी के प्रयास के साथ इतना रचनात्मक होना कि कैश ड्रैगन ने इसकी अनुमति दे दी, अपने आप में एक चुनौती थी। सिस्टम स्टोन्स का अध्ययन जारी रखते हुए काल को आत्मज्ञान की अनुभूति हुई और एक क्षण के लिए उसने सोचा कि शायद उसने अंतिम सफलता प्राप्त कर ली है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया।
सीखा गया कौशल सिस्टम स्टोन्स पौराणिक कौशल। विश्व ड्रैगन का अवतार विशेष। काल चुपचाप अपने सामने लिखे संदेश को देखता रहा। वह यहाँ ऐसा कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या वह कौशल थोड़ा कमजोर नहीं था, या क्या उसे वास्तव में कुछ हद तक बेकार होना चाहिए था, क्योंकि सिस्टम स्टोन्स वास्तव में उपयोगी नहीं थे जब तक कि आपके सिस्टम इंटरफेस में कोई समस्या न हो। जब सब कुछ बनाया गया था तो वे नए उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद करने के लिए बस एक उपकरण थे कि चीजें कैसे काम करती हैं, और उन्हें बिल्कुल भी जरूरी नहीं माना गया था। ड्रैगन और दानवों के बीच युद्ध के बाद जब कई कौशल और शक्तियां भुला दी गईं, तभी वे फिर से प्रासंगिक होने लगीं। ये शक्ति और ज्ञान का विनाश था जिसने पुनरुत्थान के बीच अंधकार युग की शुरुआत की, और उस समय से पहले ये कौशल पुस्तक से भी कम मूल्यवान होगा, जो वास्तव में एक कौशल सिखाएगा और किसी को इंटरफेस के साथ अधिक आसानी से बातचीत करने की अनुमति नहीं देगा। लेकिन अब ये ज्ञान का एक ऐसा टुकड़ा था जो जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा उपकरण जो दुनिया को उन तरीकों से शक्ति वापस लौटाने में मदद करेगा जिनके बारे में 10 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यदि काल सही था तो छोटे विश्व में जन्म लेने वाले शिशु ड्रैगन इन पत्थरों का उपयोग कर सकेंगे, जो वह अपनी पसंद के वर्गों को जगाने के लिए बना सकता था, न कि यादृच्छिक रूप से। उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। जब अवतारों को ये बात पता चली तो मृत्यु के देवता उसका गला घोंटने ही वाले थे। नहीं, डेकारियन को एक अन्य पुनरुत्थान में पीछे छोड़ दिया गया था, वह काल के समय में नहीं था, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। काल ने राहत की सांस ली, फिर उससे याद आया कि नचिया दूसरों के साथ इंतजार कर रही थी, और उसके चाचा असल में ब्लैक ड्रैगन के अवतार थे। लेकिन उससे भी बढ़कर काल के पास ब्लैक ड्रैगन से एक विरासत थी जो उसे मिलनी थी। यह विरासत उसे तब मिली थी जब नचिया आगे बढ़ी और उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन अब तक ये काल के शरीर में सुप्त अवस्था में ही थी। अब जब उसके पास मन हेरफेर की समझ आ गई है तो उसे वास्तव में इस बारे में कुछ करना चाहिए ताकि वह वास्तव में विरासत को स्वयं से दूसरे को हस्तांतरित कर सके, किसी और को। इससे उसे एक बेहतर शारीरिक बनावट मिली थी, इसलिए यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा ब्लैक ड्रैगन के अलावा किसी और के लिए सक्रिय नहीं होता। जादू अभी भी उसके शरीर में प्रतीक्षा कर रहा था, और काल इसे महसूस कर सकता था। आज उसने यही सोचा था कि वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। अपने शरीर में मन के प्रवाह को महसूस करना थोड़ा डरावना था, जैसे अपनी सांसों पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित करना कि वह अपने आप बंद हो जाए। संपर्क टॉस। प्रथम महान जानवर मास्टर। लगभग समझ लिया गया। अध्याय 1426 लगभग समझ लिया गया। काल ने अपना ध्यान वापस पत्थरों और मन संचालन के अध्ययन की ओर मोड़ दिया, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि उसने एक अद्भुत नया मंत्र प्राप्त कर लिया था। मन की पेचीदगियां ऐसी थीं जिनमें वह आसानी से खो सकता था, लेकिन उसका ध्यान वास्तविक दुनिया की ओर लौट आया, यह मानते हुए कि वे वहीं थे, उस क्षण जब मिस्टी खुशी से झूम उठी, अपनी जीत का जश्न मना रही थी। अंततः उसने खेल को इतने निर्णायक ढंग से जीत लिया कि कैरा भी ये दावा नहीं कर सकी कि यह ड्रॉ था या एक क्षतिपूर्ण जीत थी। देखो, वह हमारे पास वापस आ गया है। क्या तुमने यह बात सीख ली? कैस बेजर ने पूछा। समझ, मन संचालन का मूल नियम 95%। काल मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि मैंने कर दिखाया। मैं पूरी समझ के इतने करीब हूं कि यह जल्द ही मेरे पास आ ही जाएगी। मुझे बस एक ऐसी चीज चाहिए जो मुझे इन पत्थरों में नहीं मिल रही है, और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। शायद पढ़ाई के लिए थोड़ा और समय चाहिए। मिस्टी ने सिर हिलाया। बस बहुत हो गया। अब तुम अमरता तक नहीं पहुंच सकते, वरना मुझे समय में पीछे जाकर तुम्हें तुम्हारे ध्यान से बाहर निकालना होगा ताकि तुम वह काम कर सको। क्या आप तैयार हैं? काल ने सिर हिलाया। बिल्कुल। चलो इस शो को शुरू करते हैं। उसे धुंधला धुंधला याद था कि जब वह पहली बार राजधानी पहुंचा था तो चीजें कैसी थीं, लेकिन काल ने खुद को मानसिक रूप से तरोताजा करने के लिए कुछ समय लिया। अगर आप गलत हो गए तो चिंता मत करो, ये बहुत करीब होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मिस्टी ने उसे बताया। निश्चित रूप से किसी और को इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन उसे इसकी जानकारी होगी। मिस्टी ने द्वार खोला और कैरा ने खुशी मनाई। सभी जगहें कार्रवाई। मिस्टी ने पहले पोर्टल में प्रवेश किया और काल ने स्वयं को उसका अभिवादन करते सुना। ठीक है, वह अभी भी गलत फॉर्म में था। काल जल्दी से वापस इंसान बन गया, फिर खुद को पूरी तरह से तैयार किया, बेहेमोथ समेत खुद को 5 मीटर लंबा, लगभग उतना ही लंबा जितना उसे याद था। फिर उसने बेस्टियल रेमेंट को सक्रिय किया और अपना छज्जा नीचे कर लिया ताकि उसे तुरंत पहचाना न जा सके।
कैरा ने अपना आकार बढ़ाने के लिए वॉरबीस्ट का उपयोग किया ताकि वह बड़े हुए काल के कंधे पर ठीक से बैठ सके और दोनों युद्ध के मैदान में उतर गए। उनके भेष में बस एक ही समस्या थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जायंट्स उसकी आभा को न पहचान पाए और काल को नहीं पता था कि उसे कैसे बदला जाए, बस उसे कम कैसे किया जाए ताकि वह इतनी तीव्र न रहे। लेकिन आज उसका लक्ष्य यह नहीं था। आज वह डराना और प्रभावित करना चाहता था। द्वार से गुजरते ही काल ने खुद को एक शीर्ष मिथिक रैंक वाले टाइटन को घूरते हुए पाया, जो अमर लोक में जन्मा एक युवा 4 भुजाओं वाला दानव था। वहां वे अपनी प्रजाति के सबसे निचले स्तर के थे, एक अमर दुनिया में जन्मे नश्वर। लेकिन यहाँ ये टाइटन नाम के अनुरूप रहा। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। आसमान में हलचल मच गई। टाइटन की घृणा शहर के केंद्र से भी महसूस की जा सकती थी। जहां काल की याददाश्त काम कर रही होती तो बाकी लोग वहां इंतजार कर रहे होते। बहुत देर हो चुकी है, काल ने घोषणा की, उस दुश्मन चैंपियन को घूरते हुए जिसने आकर उसके युवा रूप को कुचलने की कोशिश की थी। अभी इतनी देर नहीं हुई है। विशालकाय ने मन दमन का प्रयोग किया, जिससे उसके अंदर भारी मात्रा में शक्ति आ गई, क्योंकि राजधानी के चारों ओर हर अवरोध, रक्षात्मक मंत्र और जादुई प्रभाव ध्वस्त हो गए। काल ने पहली बार मंत्र को नहीं पहचाना था। उसने सोचा था कि यह केवल इतना शक्तिशाली होने का एक दुष्प्रभाव था, लेकिन अब वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था और वह इसके बारे में कुछ कर सकता था। चलो तुम्हें वापस घर ले चलते हैं। तुम जानते हो कि जरूरी चीजों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, मिस्टी ने जोर देकर कहा, जिससे काल चौंक गया। टाइटन किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं आया था, उसे समय के माध्यम से चीजें बिगाड़ने के लिए भेजा गया था। इससे बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन उसके समय विस्थापन का कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं था और टाइटन ने क्रोध में आकर काल पर एक अज्ञात मूलभूत नियम से भरी काली बिजली फेंकी। काल ने चैंपियंस का ब्लेड निकाला और कैस ब्लास्ट और मन हेरफेर के मूलभूत नियम का इस्तेमाल करके जादू को दूर भगा दिया। मूल समयरेखा में आगे क्या हुआ था उसे याद नहीं आ रहा था और अब उसे कुछ नया करना था। या चीजें पहले ही बदल चुकी थीं। मन दमन ने उस क्षेत्र से हर तरह का मन खींच लिया था और काल उसे निष्प्रभावी करने ही वाला था, लेकिन तभी धुंध ने उन सभी को घेर लिया और उसने खुद को एक विशाल शहर में खड़ा पाया, जो दिग्गजों के लिए बनाया गया था। विशालकाय ने धीरे से पलकें झपकाईं जब उसे एहसास हुआ कि वे आगे बढ़ चुके हैं, भले ही उसने उस क्षेत्र में मौजूद सभी मन को दबाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारा सिर कुचल दूंगा, वह गुर्राया। काल और उसकी बकवास से पूरी तरह तंग आ चुका था। काल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह टाइटन उस पर इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि अब तक उनकी मुलाकात बस कुछ ही सेकंड के लिए हुई थी। लेकिन वह जीव वाकई गुस्से में था। कैरा ने खुद को इस तरह बदला कि वह उस घिनौने टाइटन को ठीक से डांट फटकार सके। आगे बढ़ो और कोशिश करो। मैं ड्रैगन से कहूंगी कि वह तुम्हें ठीक कर दे और वापस भेज दे ताकि हम एक ही दिन में तुम्हारी 2 बार पिटाई कर सकें। उसने ताना मारा। दूर से काल को अन्य दिग्गजों की जोरदार हंसी सुनाई दी तथा मिथिक रैंक के लोगों का एक समूह लड़ाई देखने के लिए अपने घरों से बाहर आ गया। ये साफ था कि अपने आकार के बावजूद काल जायंट क्लैंस का सदस्य नहीं था, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी था और कारा का घूंसा जोरदार लगा था। वह गुस्से से मुंह से झाग निकाल रहा था और लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। टाइटन ने कुशलता से 2 हाथों वाली कुल्हाड़ी बुलाए और युद्ध की मुद्रा में आ गया, जबकि काल अपने सिर पर चैंपियनों की तलवार लटकाए हुए सहजता से खड़ा था। कंधा, अगर तुम्हें किसी बेहतर हथियार की जरूरत है तो मुझे तुम्हारे घर जाकर अपनी मां से कुछ पैसे उधार मांगने में कोई आपत्ति नहीं है, काल ने अपनी दयालु मुस्कान के साथ सुझाव दिया। बस टाइटन इस असहनीय आदमी को और नहीं सह सकता था। उपहास। जायंट्स ने दौड़कर उनके चारों ओर एक बड़ा घेरा बना लिया, जिससे लड़ाई की सीमा तय हो गई, जबकि कैरा और मिस्टी को लाशों की दीवार के पीछे धकेल दिया गया। जायंट्स ने बस यही मान लिया कि वे छोटे बच्चे हैं, लड़ाई में आगे की पंक्ति में बैठने के लायक नहीं। किसी ने इतनी देर तक ध्यान नहीं दिया कि उनमें से कोई भी यहाँ का नहीं है। सभी। अध्याय 1427 अपनी चाल चलो। टाइटन ने पहला कदम उठाया, एक ओवरहैंड चॉप जिसने उस पत्थर को तोड़ दिया जहां काल कुछ सेकंड पहले तक खड़ा था। ये कौशल दर्शकों के घेरे तक जारी रहा, जहां इसे एक अवरोधक क्षमता द्वारा रोक दिया गया, जिससे शहर के अधिकांश हिस्से को 2 शीर्ष मिथिक लड़ाकों के हमले से बचाया गया। काल आगे बढ़ा और टाइटन को कुल्हाड़ी पर अपने चारों हाथ रखकर वार करने पर मजबूर कर दिया। काल के प्रहार की प्रबल शक्ति से टाइटन पीछे की ओर खिसक गया, लेकिन उसके रक्षात्मक मंत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
काल ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का परीक्षण करने के लिए क्रूर बल के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था और पाया कि आकार के लाभ के बावजूद उनके बफ्स ने उन्हें शारीरिक कौशल में एक अलग बढ़त दी। ये जायंट के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि काल ने अपने अगले हमलों में कैस ब्लास्ट, जो एक स्वाभाविक रूप से अमर रैंक वाला कौशल था, जोड़ दिया। कैस के मूल नियम ने स्वॉर्ड ऑफ चैंपियंस के आसपास के क्षेत्र को अस्थिर कर दिया, जिससे संपर्क में आने पर अवरोध टूट गए और अपने हथियार के गायब होने के बाद जायंट को भागना पड़ा। अब अन्य लोग खुलेआम उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह ऐसे दुश्मन से भाग रहा था जो उसके कंधों तक भी नहीं पहुंचता था। वे इस बात पर अधिक आश्वस्त नहीं थे कि वे इस लड़ाई को जीत सकते हैं जितना कि टाइटन था, लेकिन वे उसे लड़ाई से भागने नहीं देंगे। भीड़ में से एक बड़े टाइटन ने एक बड़ी तलवार रिंग में फेंकी और काल ने अपने पैर के अंगूठे से उसे उछालकर अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथों में दे दिया। हम ये दावा नहीं कर सकते कि यह एक अनुचित लड़ाई थी। मुझे आशा है कि आपने कुल्हाड़ी से बेहतर तलवार चलाना सीख लिया होगा। मर जा, मैं तेरा सिर फाड़ दूंगा और गले में थूक दूंगा। टाइटन दहाड़ा। ओह, वह तो बहुत ही अजीब है। कैरा खिलखिलाकर हंसने लगी, जिससे अन्य जायंट्स और भी जोर से हंस पड़े। काल को समझ आने लगा था कि यह आदमी उससे नफरत क्यों करता है। अगर वह इस घटना से पहले नहीं बल्कि बाद में आया होता तो उसके मन में कुछ न कुछ नाराजगी जरूर रहती। टाइटन ने गर्जना की और काल की सुरक्षा में अपने ब्लेड से प्रहार किया, जिससे हवा हिल गई क्योंकि कैस ब्लास्ट ने प्रभाव को अवशोषित कर लिया। युद्ध में तलवार पर इस्तेमाल करने के लिए यह शायद सही मंत्र नहीं था, लेकिन काल को लगा कि परिस्थितियों को देखते हुए ये वास्तव में उचित था। ये भड़कीला, नाटकीय था और एक ऐसे मूल नियम से ओतप्रोत था जो मनहरण से संबंधित नहीं था। इससे उसकी प्रगति का सही पता चल जाता, इसलिए उसके हमलों में अराजकता का उपयोग करना बेहतर था और दिग्गजों को ये सोचने देना था कि काल के अमर रैंक के लिए खतरा बनने से पहले उनके पास अभी भी बहुत समय है। यदि उन्हें पता चल जाता कि वह कितना करीब आ गया है, तो वे निश्चित रूप से अपने ऊपर किसी को सूचित करते तथा उसके पीछे और अधिक सेना भेजना शुरू कर देते। क्या अराजकता केवल इतना ही कर सकती है? विशालकाय ने काल के हमलों को रोकते हुए गुस्से से कहा। ओह, आपने अराजकता का असली स्वरूप नहीं देखा है। काल ने मजाक किया। जादुई मुक्का, उसने बौनेपन में चिल्लाया और काल की मुट्ठी उठते ही दानव रक्षक की स्थिति में चला गया। फिर उसने जायंट को कमर में लात मारी। फाउल, कॉम्बैट फाउल, उसे ऊपर आने दो। रिंग में मौजूद दिग्गजों ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए हूटिंग की। ज्ञात ब्रह्मांड में ऐसे बहुत कम दिग्गज थे जो अपने शाश्वत शत्रु की भाषा न बोलते हों। यह एक किक थी, टाइटन ने हौंफते हुए कहा। यही तो इसे जादुई बनाता है। मैंने ये बच्चों के कार्टून से सीखा था। काल ने सहमति जताई। काल ने अपने प्रतिद्वंदी को दर्द से उबरने दिया और फिर युद्ध की मुद्रा में आकर आगे बढ़ा। लेकिन अब टाइटन हर समय किसी भी घटिया हमले से सावधान था और इससे उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो रही थीं। जैसे जैसे वह हताश होता गया, उसके हमले ढीले होते गए और उसके देशवासियों के ताने और उपहास ने स्थिति को और बदतर बना दिया। यहां तक कि अन्य दिग्गज भी उसके पक्ष में नहीं थे। एक चूकी हुई पैरी ने उसके बाएं हिस्से में गहरा घाव कर दिया, जिससे अखाड़े के पत्थर पर खून फैल गया और फिर काल ने उसे भूकंप से मारा, जिससे वह लगभग अपने पैरों से हिल गया। इससे पहले कि ब्लेड ऑफ चैंपियंस के फ्लैट के साथ एक मजबूत प्रहार ने उसे भीड़ में उड़ा दिया। उन्होंने उसे रिंग के भीतर ही वापस खड़ा कर दिया और पैर पटकना शुरू कर दिया। पहला खून बह चुका है। दूसरा खून बहने पर चुनौती समाप्त हो जाती है। भीड़ के पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी। दिग्गज अलग हो गए और मिथिक रैंक के शिखर पर एक बूढ़ा पर्वतीय दिग्गज आगे बढ़ा। वह आगे की पंक्ति में रुक गया जब काल और टाइटन एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और कैरा ने काल के दिमाग में गंदी चालें फुसफुसा दी। दो तेज झटकों के बाद कोई भी पक्ष आगे नहीं आ पाया, लेकिन काल का अच्छा खेलने का कोई इरादा नहीं था। एलिमेंटल्स रेथ और डार्क फ्लेम ने उसके पूरे स्वरूप को एक विशाल काले अग्नि तत्व में बदल दिया और उसकी ताकत दोगुनी हो गई जब ब्लेड ऑफ चैंपियंस टाइटन की सुरक्षा में जा टकराया, जिससे वह घुटनों के बल गिर गया और उसके कंधे पर एक गहरा गड्ढा बन गया। काल पीछे हट गया क्योंकि दानव का हाथ शिथिल हो गया था और भीड़ में से बुजुर्ग ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। दूसरा खून, 2 राउंड 0। ये चुनौती तय हो गई है। काल ने जादू को फीका पड़ने दिया, लेकिन अपने अधिकांश बफ्स को सक्रिय रखा ताकि वे 5 मीटर तक बने रहें। विशालकाय आकार के मानकों के अनुसार लंबा और कुछ हद तक सम्मानजनक। एल्डर ने मिस्टी की ओर देखा, जो दर्शकों के पैरों के बीच से आगे की पंक्ति में वापस आ गई थी, जबकि कैरा वापस एक बेज में बदल गई थी। इसी कारण से तुम टेम्पोरल ड्रैगन
अपने लोगों के साथ यह जगह छोड़ दो। हमारे पास एक है। उन्होंने जोर देकर कहा, समझौता हो गया है। सच में, या मुझे लगा कि हमने ऐसा किया था। मैं इसे ऐसी जगह से वापस लाया हूं जहां इसे नहीं होना चाहिए था। इसने ये मार और उससे भी ज्यादा कमाई है। लेकिन मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा बशर्ते आप अपने दृष्टा को चेतावनी दे कि वह मुझे और परेशान न करे। विशालकाय बुजुर्ग ने सिर हिलाया और उसे भगाने का इशारा किया, लेकिन जब उसने देखा कि कैरा ड्रैगन के पास खड़ी है तो वह रुक गया। सबको अपने साथ ले जाना मत भूलना। हम ऐसा नहीं चाहते और तुम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, हम इसे अपने पास रख लें। मुझे लगता है कि यह अपमान था, है ना? कैरा ने गुस्से से कहा। या एक तारीफ। वे निश्चित रूप से इतने मजबूत व्यक्तित्व को नहीं संभाल सकते। तुम्हारा, काल ने मजाक किया। तुम गलत नहीं हो, पर मैं अभी भी बेइज्जती की तरफ झुक रहा हूं। मिस्टी, इससे पहले कि मैं हाथापाई शुरू कर दूं, हमें ले चलो। अध्याय 1428 मिस्टी के कमरे। मिस्टी ने एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उनकी बात मान ली और उन्हें मटिल्डा के घर वापस ले आए। ठीक है, हमने टाइमलाइन रेस्क्यू के सबसे जरूरी हिस्से पूरे कर लिए हैं। अब हम आसान वाला हिस्सा कर सकते हैं। यह असल में टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें बस यहाँ बैठकर किसी के आने का इंतजार करना है, फिर पूरी तरह से रहस्यमयी बनकर उन्हें उस पहेली तक ले जाना है जो मटिल्डा ने उनके लिए बनाई है। मिस्टी ने अपनी इन्वेंट्री से प्रेट्जेल स्टिक्स का एक बैग निकालते हुए घोषणा की। कैरा शराब की एक बोतल ले आए और दोनों लड़कियां तुरंत तकियों को व्यवस्थित करने लगीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप यहाँ अन्य स्थानों की तुलना में अधिक घर जैसा महसूस करते हैं? काल ने उस विचित्र पीले ड्रैगन के बारे में जिज्ञासा से पूछा। बिल्कुल, मैं यहीं रहता हूँ। असल में, मैं यहाँ मटिल्डा से भी ज्यादा समय से रह रहा हूँ। जब वह महल बनाना चाहती थी तो मैंने उससे इस जगह की सिफारिश की थी। तो, आप कह सकते हैं कि यह मेरा पैतृक घर है। मिस्टी ने गर्व से कहा। अच्छा, बात तो सही है। अगर कोई उसके महल के लिए सबसे सही जगह चुन सकता तो वो तुम ही होते। पता नहीं, मैं तुम दोनों को रूममेट नहीं मानता था। काल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। मिस्टी ने उसे घूरते हुए धीरे से पलकें झपकाईं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि आप हमें रूममेट कह सकते हैं। हम एक ही महल में रहते हैं, लेकिन वह वहां दूर रहती है और मैं यहाँ। तो हम पड़ोसी जैसे हुए। यह एक ही इमारत भी नहीं है। कैरा ने अपने विकल्पों पर विचार किया, फिर अपने नाश्ते में पनीर और कटे हुए मांस की एक प्लेट जोड़ दी, जिसका मिस्टी ने फलों की एक प्लेट से जवाब दिया। जानते हो, मैं पहले एक गिल्ड सदस्य हुआ करती थी, लेकिन फिर इमोर्टल्स ने शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि इससे पक्षपात का प्रवेश होगा, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। इसलिए उन्होंने मुझे गिल्ड सदस्य बनने से रोक दिया। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे कहीं और जाना होगा या कुछ और, इसलिए जब भी मुझे कुछ काम नहीं होता, मैं बस यहीं रहती हूँ। उसने समझाया। मुझे लगता है इसका मतलब है कि आप वास्तव में यहाँ ज्यादा नहीं रहते। काल ने कहा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने जीवन के ज्यादातर घंटे यहाँ बिताता हूँ। फिर भी, मैं यहाँ काफी समय बिताता हूँ। ये सब सापेक्ष है। काल ने सिर हिलाया। जब आप किसी काम से हफ्तों या महीनों के लिए घर से बाहर रहते हैं और फिर उसी दिन वापस लौट आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप घर पर बहुत कम समय बिताते हैं, लेकिन फिर भी आप हर दिन घर पर ही रहते हैं। क्या आपको लगता है कि जब वे पहेली के लिए आएंगे तो हमें अच्छा शो देखने को मिलेगा? मुझे तो लग रहा था कि वे बस निराश हो जाएंगे। उसने पूछा। ओह, मेरा विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। पहले बैठो और कुछ खा लो, हमारे पास आराम करने का समय है। काल ने नाश्ते की थाली में थोड़ा सा कुरकुरापन लाने के लिए कुछ क्रैकर्स डाल दिए और फिर लड़कियों के पास बैठ गया, जबकि वे शीघ्र ही होने वाली घटना का इंतजार कर रही थीं। चूंकि मिस्टी ने अपना समय चुना था, इसलिए काल ने मान लिया कि उनका आगमन उनके नाश्ता समाप्त करने के समय से मेल खाएगा, इसलिए वह बाधित होने के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। शराब की बोतल लगभग खाली ही थी कि उससे लगा कि कोई महल में घुस रहा है, अपनी आभा और शायद अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति को छिपा रहा है। लेकिन वह उनके मन के भंडार को महसूस कर सकता था और वह उनकी आत्मा को बाहर आंगन में घूमते हुए देख सकता था। अच्छा, शुरू करते हैं। हम ये कैसे करेंगे? या जब वे पहेली वाले कमरे में पहुंच जाएं तो हम कुछ नया करेंगे। खैर, हम उनके लिए इसे बहुत आसान नहीं बना सकते और वे अमर हैं। इसलिए बेझिझक उनके साथ थोड़ा खिलवाड़ करो। मैंने महल को खुद ही मजबूत कर दिया है, इसलिए कुछ गोलेम को उन पर हमला करने देने से मत डरो, शायद उनकी बुद्धिमत्ता की जांच करने के लिए थोड़ा भ्रम पैदा कर दो।
और उन्हें निजी विंग में भटकने मत दो, उन्हें पहेली तक ले जाओ। लेकिन उन्हें हमें व्यक्तिगत रूप से देखने मत देना, मिस्टी ने निर्देश दिया। काल ने सोचा, ये तो बहुत आसान होगा। वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति था और वह किसी कट्टर युद्ध प्रेमी से ज्यादा एक शोधकर्ता लग रहा था। इसलिए अगर काल उसके रास्ते में कोई दिलचस्प जादू फेंकता तो वह शायद सीधे वहां पहुंच जाता जहां वे उसे ले जाना चाहते थे। कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मनोरंजन और फिर वे पहेली को हल करने का प्रयास देख सकते हैं। काल ने घुसपैठिए के सामने सबसे पहली बाधा बगीचे में मौजूद गारगोयल्स को बनाने का निर्णय लिया। उस क्षेत्र में पहले से ही विभिन्न प्रकार के गारगोयल्स जैसी दिखने वाली मूर्तियां थीं, लेकिन उसने घुसपैठिए को भयभीत करने के लिए बेतरतीब आकार की मूर्तियों का एक संग्रह जोड़ दिया। ओह, मुझे ये पसंद है। हो सकता है कि वो मेरे बगीचे को तहस नहस कर दे, लेकिन ये एक बढ़िया मजाक है। मिस्टी हंसी खिड़की से बाहर हो रही अफरा तफरी को देखकर। जब काल ने गारगोल मंत्र का जाप किया तब उनका अतिथि एक मूर्ति का अध्ययन कर रहा था, जिससे उसके पीछे एक रोते हुए देवदूत के आकार का गारगोल उत्पन्न हो गया। वह ठीक समय पर मुड़ा था कि वह अपने हाथ आगे बढ़ाए हुए आधे रास्ते में ही रुक गया और फिर से मूर्तिवत बनने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। क्या बकवास है, धिक्कार है, गारगोयल्स सभी नहीं, बस कुछ। ये जगह बिल्कुल सही है। उसने खुद को कोसा और सावधानी से पीछे हट गया, देवदूत की मूर्ति को देखते हुए। वास्तव में जब अन्य गैगोल उसके करीब आ रहे थे तब वह उसका ध्यान भटका रहा था, लेकिन घुसपैठिए को तब तक यह एहसास नहीं हुआ कि वे एक आसन्न खतरा है, जब तक कि उसकी खतरे की भावना ने उसे यह नहीं बताया कि उनमें से एक उसके हमले की दूरी पर है। वह वास्तव में युद्ध के लिए तैयार नहीं है, कैरा ने कहा जब उस आदमी ने बगीचे के रक्षकों से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाली। मुझे लगता है कि वह कोई शोधकर्ता है या कोई ऐसा छात्र जिसे धमकाया गया हो और जिसे शर्त लगाकर यहां भेजा गया हो। काल ने सहमति जताई। मिस्टी मुस्कुराए और कंधे उचका दिए। उसे जवाब तो पता था, लेकिन स्पॉइलर ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। सब लोग, एक अमर योद्धा के लिए वह कमजोर था, लेकिन शक्ति का लाभ और अमर आशीर्वाद, जिसके कारण उसे एक पौराणिक योद्धा की तुलना में 10वां हिस्सा क्षति सहनी पड़ी, गारगोयल्स को हराने और उसे महल में ले जाने के लिए पर्याप्त थे। यहीं पर वह पहली बार असली जाल में फंस गया। भ्रमपूर्ण डोमेन। अध्याय 1429 अमर के लिए भूल भुलैया। अमर ने घबराकर अपने सामने बने पुराने महल को देखा। इस जगह में कुछ तो अजीब सा लग रहा था, लेकिन दीवारों में इतना जादू था कि समझ पाना नामुमकिन था कि असल में वो क्या था। पत्थर स्वयं प्राचीन था, उसमें जादू भरा हुआ था जो उसके अपने स्तर से कहीं अधिक था, लेकिन यहाँ अन्य जादू भी थे जो कमजोर थे। वो ये नहीं बता सका कि क्या वे पकड़ने की गैर घातक विधि के लिए थे, या बाद में सोचा गया था, या क्या मंत्र समय के साथ फीके पड़ने लगे थे और अब अपनी अखंडता को बनाए नहीं रख सकते थे। यदि ऐसा था तो वह ठीक समय पर आया था। प्रोफेसरों ने उन्हें बताया था कि इस पिछड़े नश्वर संसार में एक पौराणिक खजाना छिपा है, जो एक प्राचीन प्राणी द्वारा मामूली देवत्व प्राप्त करने से पहले छोड़ा गया उपहार है। वे नहीं जानते थे कि यह क्या था, लेकिन प्रोफेसरों ने उन्हें पहले कभी गलत रास्ता नहीं दिखाया था, और इस जगह का जादू निश्चित रूप से ऐसा महसूस कराता था जैसे ये किसी महापुरुष द्वारा किया गया हो। धीरे धीरे वह घूम गया। वह पहले भी यहाँ आ चुका था, उसे इस बात का पूरा यकीन था। अरे, जैसे ही वह इमारत में दाखिल हुआ, वह एक मायावी क्षेत्र में चला गया और वह पहले कमरे में ही चक्कर लगाता रहा। डिटेक्शन ने उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया और उससे बहुत ऊपर काल ने आह भरी। वह निश्चित रूप से एक शोधकर्ता है। उसके पास एक ऐसा मंत्र है जो उसे भ्रम से बाहर निकाल सकता है, बिना उसे तोड़े। मुझे यकीन था कि जब वह भ्रम की चाबी ढूंढने की कोशिश करेगा तो हमें कुछ मनोरंजन जरूर मिलेगा। मिस्टी ने शांत पानी से भरे कटोरे में दोहराए गए दृश्य को देखकर मुस्कुराए। मुझे अच्छा लगा कि तुमने असली चाबी छोड़ दी ताकि वह उसे एक पहेली की तरह समझ सके और बिना किसी बल प्रयोग के अपना रास्ता निकाल सके। बहुत ही उत्तम, पूरी तरह से कार्यक्रम की थीम के अनुरूप। काल हंसा। अगला भाग अहिंसक उत्तर नहीं था। उन्होंने हॉलवे में एपिक गोलेम्स की एक जोड़ी रखी थी, जो मिथिक रैंक के अर्थ एलिमेंटल्स थे, जो निकटता के साथ सक्रिय हो जाते थे और आदमी के दृष्टिकोण को धीमा कर देते थे, जबकि उसे सही मार्ग में रुचि बनाए रखते थे। आपको क्या लगता है कि हम उसे कितने समय तक इधर उधर घुमा सकते हैं, बिना ये स्पष्ट किए कि हम उसे इमारत के अधिकांश हिस्से से बाहर रख रहे हैं? काल ने पूछा। शायद आधे घंटे से ज्यादा नहीं, लेकिन चिंता मत करो, उसके काम खत्म होने के बाद मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। मैं किसी को भी अपने घर को ऐसे लूटने नहीं दूंगा जैसे वह कोई प्राचीन धरोहर हो।
यह विचार ही अपमानजनक था और उसने पहेली तक जाने वाले रास्ते से सभी मूल्यवान सजावटें भी हटा दी थीं। सौभाग्यवश छात्र को ये बात जल्दी समझ में आ गई और जब उसने दूसरे पृथ्वी तत्व को देखा तो उसने अपने ऊपर एक उन्नत आवरण मंत्र का प्रयोग किया, जिससे वह उससे लड़ने के बजाय उससे बचकर निकल गया। वह सक्रिय रूप से कोशिश कर रहा था कि जो भी उसके सामने आए उससे नष्ट न करे। वह एक सच्चा इतिहास का छात्र था, न कि केवल एक खजाना शिकारी। ओह, मुझे पता है कि हमें क्या चाहिए, कैरा ने खिलखिलाकर कहा, फिर अराजक क्षेत्र को सक्रिय कर दिया, जिससे गलियारे के नीचे के सभी दरवाजों को छोटे परीक्षण मैदानों में बदल दिया गया, जिसमें महाकाव्य गोलेम का एक सेट और अंदर एक मरे हुए सेना थी। प्रत्येक का विषय अलग था, लेकिन सभी बाहरी गतिविधियों पर आधारित थे ताकि उसे पता चल सके कि वह किसी जादू में प्रवेश कर गया है। उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए इस बात की संभावना कम थी कि वह वास्तव में अंदर जाकर गोलेमों को मार देगा, लेकिन वह हर दरवाजे पर रुककर अंदर का निरीक्षण करता था और अनुमान लगाता था कि यह वही कमरा है जिसमें वह खजाना है जिसके लिए उसे यहाँ भेजा गया था। शिक्षक उसे यह नहीं बता पाए थे कि वह रहस्यमयी खजाना क्या है, बस इतना बता पाए थे कि अगर वह अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है तो उसमें पौराणिक जादू की आभा होनी चाहिए। यह ज्यादा कुछ नहीं था और यह पूरी जगह अजीबोगरीब नश्वर जादू से भरी हुई थी। हालांकि यह इमारत साफ तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी जो अमरता की सीमा से परे था। क्या ये कोई प्रलोभन का जाल है? जरूर है, वह मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि वास्तव में कौन इतनी सरल बात से आकर्षित होने वाला था? क्या वो डार्क एल्वेन पुजारिने नाइटगाउन में थी? ये जगह वाकई शैतानी थी। बस एक छोटी सी मुलाकात से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, उसे अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। वह बाद में उस कमरे में वापस आ सकता है। कैरा हंसते हंसते रो पड़ी जब अमर ने एल्स को ढूंढ लिया और उसे उसकी कमजोरी का पता चल गया। इस आदमी के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही मजेदार था। उसने कैटेगरल्स से भरे हॉट टब की तरफ 2 बार भी नहीं देखा था, लेकिन वो 2 हटे कट्टे एल्स से लगभग हार ही गया था। काल ने उसे इस गलियारे में वापस लाने के लिए एक भ्रामक डोमेन स्थापित किया ताकि अगर उसे दूसरी बार भी खींच लिया जाए तो वे मकड़ी देवी की पुजारियों द्वारा स्वेच्छा से बलिदान तैयार करने का एक अच्छा शो देख सकें। एक गहरी सांस लेकर अमर ने स्वयं को उस दृश्य से दूर खींच लिया और अगले दरवाजे की ओर बढ़ गया, लेकिन पाया कि वह फिर से उसी स्थान पर था जहां पुजारियों के आकर्षक आकर्षण का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वे उसे अंदर आने के लिए बुला रही थीं। वे अराजक क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें अंदर आना पड़ा। लेकिन उनकी इच्छाशक्ति उससे थोड़ी अधिक मजबूत थी और वे आगे बढ़ने की अपनी इच्छाशक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दरवाजा बंद करने में सफल रहे। कुछ मिनट बाद ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल से हटा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह भ्रम के जाल में फंस चुका था जिसका वह अब अध्ययन कर रहा था। क्या यह अवधि से प्रेरित है? शायद रुचि से। किस प्रकार के प्राणी ने इस स्थान का निर्माण किया है? ऐसा लगभग महसूस होता है कि उन्होंने अराजकता के नियम में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अधिकांश इमारत में जादू का कोई भी पहलू अराजकता आधारित नहीं है। क्या यही पारलौकिकता का रहस्य है? 2 नियमों को पूरी तरह सीखना। वह बुदबुदाया। मिस्टी मुस्कुराए और काल की जिज्ञासा भरी निगाहों पर सिर हिलाया। अगर ऐसा था तो उसके लिए यह बहुत आसान होगा। हालांकि कई नियमों से अमरता के चरणों में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। जितना अधिक आप समझेंगे उतना ही आसान होगा उन पहलुओं को समझना जो एक अमर के रूप में आपकी शक्ति को बढ़ाएंगे। अध्याय 1430 पहेली कक्ष। आगे बढ़ते हुए अमर ने कुछ खाली कमरों को पार किया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह उस स्थान से आगे निकल चुका है जिसे उसने प्रलोभनों का दालान के रूप में दर्ज किया था, जो वास्तव में अतिथि कक्ष थे जब उन्हें घुसपैठियों को पकड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। उसने पहेली को महल में पर्याप्त दूर तक नहीं रखा, अब उसे सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए हमारे पास जगहें खत्म होने वाली हैं। कैरा ने शिकायत की। कोई बात नहीं, आखिरकार उसे ही तो ढूंढना है। मैंने उसके लिए कमरा और बाकी सब कुछ सजाया है ताकि जब वह पहेली सुझाने की कोशिश करे तो हम उसके साथ खेल सकें। मिस्टी ने जवाब दिया। उन्होंने कमरे में स्पीकर लगा रखे थे ताकि वे उनकी आवाज को प्रसारित कर सकें, जिससे वे जादू का हिस्सा होने का नाटक कर सकें या सिस्टम के लिए बोल सकें यदि वे इस तरह से खेलना चाहते हों। ये जगह अविश्वसनीय है। मुझे यहाँ कम से कम 2 तरह के जादू महसूस हो रहे हैं जो अमर रैंक से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं और दोनों ही सदियों से सक्रिय हैं। दीवार पर लगी एक नक्काशी को देखते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसने मुझे बुढ़ा कहा। मुझे यकीन है कि उसने मुझे बस बुढ़ा कहा था। मिस्टी ने शिकायत की। क्या हमें उसके रास्ते में और भी हिंसक रुकावटें डालनी चाहिए? कैरा ने उम्मीद से पूछा।
मिस्टी ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही करो। उस टिप्पणी के लिए मेरा मन कर रहा है कि उसे अभी बाहर निकाल दूं। लेकिन मटिल्डा ने कहा था कि उसे पहेली हल करने का मौका मिलना चाहिए। उन दो ड्रैगनों का एक दूसरे पर सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के रूप में निर्भर होना कैरा को भी यह सोचने पर मजबूर कर देने के लिए पर्याप्त था कि दुनिया इतने लंबे समय तक कैसे बची रही। लेकिन ऐसा हुआ है, इसलिए उन्हें एक दूसरे की ताकत का पूरक होना चाहिए। कैरा ने रास्ते में अगली बाधा खड़ी कर दी और इस बार वह पीछे नहीं हटी। किसी बड़े और स्पष्ट चीज के बजाय उसने माइथिक रैंक के क्रिप्ट स्कारब्स, एक मांसभक्षी भरिंग का इस्तेमाल किया। फिर उसने उन्हें सीमित अभेद्यता दी। वे एक ही वार में नहीं मरते जब तक कि वह घबराकर पूरी ताकत न लगा दे, और भरिंग झुंड में प्रकट हो गए, अराजक क्षेत्र की बदौलत। उस आदमी ने जो ऊंची चीख निकाली वह ऐसी आवाज नहीं थी जो उसके आकार के प्राणी से आनी चाहिए थी। काल को इस बात का पूरा यकीन था। लेकिन इससे जो संदेश मिला वह बिल्कुल स्पष्ट था। वह कीड़ों से बिल्कुल डरता था। जब वह चीखा तो दालान में दर्जनों आग के गोले फट गए, और जब भरिंग काफी देर तक चले गए तो दर्जनों और गोले फट गए जो अमर नरक की आग में राख में बदल गए। इन्हें जला दो, आग में मार दो। अब और कीड़े नहीं, अब और कीड़े नहीं। वह बार बार खुद से बुदा रहा था जबकि उसने अपनी बाहें अपने पेट के चारों ओर लपेट ली थीं। ओह, मुझे लगता है कि हमें कोई पुराना सदमा लग गया है। ये सिर्फ कीड़े मकोड़े पसंद नहीं वाली बात नहीं है, लेकिन इससे उसे हमारी प्यारी नन्ही मिस्टी को बुरे नाम पुकारना सीख जाएगा। कारा ने कहा। वह जानती थी कि अजगर बहुत पुराना है। काल भी जानता था कि अजगर बहुत पुराना है, लेकिन उसे छोटी बच्ची का रूप पसंद था, इसलिए सब उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। खैर, चर्च के बाहर सभी लोग उन्हें एक सम्मानित बिशप के रूप में मानते थे, जो इस दुनिया में चर्च के सर्वोच्च अधिकारियों में से एक थे। आघातग्रस्त आगंतुक धीरे धीरे हॉल से नीचे की ओर चला, कभी कभी छाया में आग के गोले फेंकता और लगातार अपने प्रकाश मंत्र का प्रभाव बढ़ाता रहा, जब तक कि वह शल्य चिकित्सा कक्ष से होकर नहीं गुजर गया। धीरे धीरे वह शांत हो रहा था, और उसने ये भी नहीं देखा था कि काल ने साइड हॉलवे को उसकी नजरों से छिपा दिया था, जिससे वह सीधे पहेली तक पहुंच गया। पहेली कैसे काम करती है? क्या कोई समय सीमा है, या हमें उसे तब तक ट्रोल करना चाहिए जब तक वह हार न मान ले? काल ने पूछा जब उनका अवांछित मेहमान अंतिम द्वार पर पहुंच गया। मटिल्डा ने कहा था कि पहेली शुरू होने के बाद ही हमें पता चलेगा, इसलिए मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। यही तो मजा है ना? मिस्टी ने पूछा। इसलिए वह स्वयं से उत्तर छिपा रही थी, भविष्य के उस विशेष भाग को देखने से बच रही थी, ताकि जब ऐसा हो तो उसे देखकर आश्चर्य हो। दरवाजा खुला और अमर ने खुद को एक कमरे में खड़ा पाया जो सुनहरे इनाम के बक्सों से भरा था। प्रत्येक थोड़ा अलग था, दीवारों के साथ दोहरी पंक्ति में व्यवस्थित था, जबकि बीच में एक गोलाकार वेदी थी जिसमें सिस्टम स्टोन्स के लिए छेद किए गए थे। कम से कम मटिल्डा आगंतुकों को यह अनुमान लगाने नहीं देगी कि पैटर्न कैसा दिखता है। अपनी चुनौती चुने एक दीवार पर मटिल्डा की विशिष्ट लिपि में दिखाई दिया। फिर रूनिक सहित आधा दर्जन से ज्यादा भाषाओं में दोहराया गया, जो सुनहरे संदूकों के ऊपर कमरे में चक्कर लगा रहा था। मेरी चुनौती चुनो, इसका क्या मतलब है? क्या मुझे पहेली सुलझानी है? किस मकसद से? उसने खुद से बुदबुदाया। मैं बुद्धि की लड़ाई नहीं करने की सलाह देता हूं। कैरा ने अपनी सबसे डरावनी भूतिया आवाज में मजाक किया। वहां कौन है? धिक्कार है, ये जगह मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है, उसने शिकायत की। अभी भी कैरा की आवाज का स्रोत ढूंढ रहा था, लेकिन स्पीकर दीवार के पत्थरों के पीछे छिपे हुए थे, जिससे आवाज और भी विकृत हो गई और वह एक भयावह फुसफुसाहट में बदल गई। शोधकर्ता ने आवाज के स्रोत की तलाश में कमरे को तब तक स्कैन किया जब तक कि संदेश दोहराया नहीं गया। अपनी चुनौती चुने, 30 सेकंड में रैंडम चुनौती। इससे वह प्रेरित हो गया। मैं जादुई सिद्धांत चुनता हूं। क्या यही चुनौती हो सकती है? उन्होंने पूछा। सैद्धांतिक चुनौती स्वीकार की गई। कृपया आरंभिक स्थान चुनें। सुनहरे बक्से जगमगा उठे और काल सही क्षण की प्रतीक्षा करने लगा। शोधकर्ता ने एक बॉक्स को छुआ और काल जोर से हंस पड़ा। हाँ, इसी से शुरुआत करो, यही तरीका है, वह बुदबुदाया, और शोधकर्ता ने हाथ जम गया। कैरा जोर जोर से हंसी जब वह आदमी घबरा गया। उसे लगा कि शायद वह आवाज उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है या उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन काल कुछ और नहीं कह रहा था, इसलिए उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया। यह उन्हें पहेली सुलझाते हुए देखने से कहीं बेहतर है। लेकिन याद रखें, हम चुनौती देने वाले की मदद नहीं कर सकते, न ही सीधे तौर पर उन्हें रोक सकते हैं।
हम यहाँ सिर्फ उन्हें खुद पर शक करने और थोड़ा हंसाने के लिए हैं। मिस्टी ने याद दिलाया। उन्हें, जरूर, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। उसने बाधा दौड़ जिंदा पार कर ली, इसलिए अगर हम उसे यूं ही हंसाएं तो वह दबाव में नहीं टूटेगा। काल मान गया। टेम्पोरल ड्रैगन ने सिर हिलाया और केक का एक टुकड़ा खाया, खुशी से कराहते हुए चबाया। एक ध्वनि जिसे कैरा ने परीक्षण कक्ष में प्रसारित किया। रुको, क्या यहाँ कोई और है? हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसने पूछा। फिर वह उलझन में पड़कर रुक गया। मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने अगले कमरे में किसी के सेक्स करने की आवाज सुनी थी। मिस्टी ने प्रोजेक्टेड इमेज देखकर जीभ बाहर निकाली। यह उससे कहीं बेहतर था। वह केक खा रही थी।